हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों, आपकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर। आपके जहाँ देखो वह कमेंट आ रही थी, सर टीचिंग मेथड्स चालू करो, टीचिंग मेथड्स चालू करो। तो देखो, लिटरेचर का जो एक पार्ट था वो तो आप कंप्लीट कर चुके हो, जिसके अंदर हम लोगों ने एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस, कॉन्सोनेंस और राइम पढ़े। और आज हम एक लिटरी जो आपका टीचिंग मेथड का जो पोर्शन है, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद, हम उसको पढ़ने वाले हैं। और ये टीचिंग में ये एक क्वेश्चन आपका पक्का है, यानी कि आज की क्लास अगर आपने ढंग से ले ली, इसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लिए, तो समझ लीजिए आपका एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। ठीक है ना। तो अब शुरू करें दोस्त, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर नहीं, एक क्वेश्चन आपका कहीं जाने वाला नहीं है। तो देखिए, एक प्रश्न जरूर दिखेगा, 100% दिखेगा। और हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म को पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स के अंदर आता है। देख लो भैया, जो टीचिंग मेथड्स कर रहे थे ना, वो ध्यान से देख लो, टीचिंग मेथड्स में से ही पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैं लिख देता हूं, ये लिख दीजिए। देखो, बहुभाषावाद। देखो, ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैंने इसके अंदर थोड़े से कंटेंट्स भी नहीं डाले होते। तो मैंने इसके अंदर इमेजेस डाली हुई हैं, कुछ कंटेंट्स डाली हुई है, होमवर्क किया है, जब जा कर के आप लोगों के सामने इस टॉपिक को बढ़िया ढंग से मैं लेकर के आ रहा हूँ। समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, इससे बाहर आपको कुछ तैयार नहीं करना, ये मैक्सिमम है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म दरअसल होता क्या है, बहुभाषावाद क्या होता है। आपको इमेज दिख रही है, आपको यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे होंगे, लगभग 3-6 लोग हैं, और 6 लोगों की अलग अलग नेशनलिटीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, अलग अलग राष्ट्रीयताएं। अब ये 6 लोग जब एक साथ मिल करके बातें करेंगे, तो मान लो ये महिला जो है ये जापानीज़ है। ये महिला क्या है, अगर अपन इस महिला की बात करें तो ये महिला जो है जापानीज़ है। मान लो JAPANESE, जैपनीज़ है ये महिला जैपनीज़ है। और ये साहब अफ्रीकन है। ये कौन है, अफ्रीकन है। ये महिला ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन है। ये मान लो अमेरिकन है। ये महिला चाइनीज़ है, और ये बंदा इंडियन है। ऐसा मान लेते हैं, एक बार मान के चलने में क्या बुराई है। मान लो ये अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग हैं, एक साथ मिलते हैं, तो ये कितनी लैंग्वेजेस को जानते होंगे। एक तो कितनी लैंग्वेजेस को ये जानते होंगे, नॉर्मली अपन एक बेसिक आइडिया लेके चले तो कितनी लैंग्वेजेस को ये जानते होंगे। ये बंदे जैपनीज है तो जैपनीज जानता होगा, ये अफ्रीकन है तो अफ्रीकन जानता होगा, ये ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज जानता होगा, ये अमेरिकन जानता होगा, ये चाइनीज जानता होगा, ये इंडियन जानता है, राइट। इंडियन में हिंदी चलती है, हिंदी जानता होगा। अब देखो, अपन बात करें कि इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो एक दूसरे से बातें करनी है, तो ये मल्टीलिंगुअल है, राइट। मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग भाषाओं का ये लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं। अब इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो एक टारगेट लैंग्वेज बनानी होगी, राइट। और वो टारगेट लैंग्वेज नॉर्मली है क्या, इंग्लिश है। तो ये अपनी एक टारगेट लैंग्वेज बनाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इंग्लिश बनाएं, कुछ आसपास की कंट्रीज़ के लोग होते हैं तो वो अपनी एक टारगेट लैंग्वेज बना लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं इंग्लिश बनाएं। लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश इन लोगों के लिए टारगेट लैंग्वेज होगी। तो अब बताओ कि मल्टीलिंगुअल होने से टारगेट लैंग्वेज को सीखने में कोई इनको दिक्कत आएगी। जैसे मान लो ये चाइनीज़ है, तो ये इंडियन है, तो इंडियन को इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। चाइनीज़ को इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, अमेरिकन को नहीं। ये टारगेट लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए मल्टीलिंगुअलिस्ट होना कतई कोई दुविधा पैदा नहीं करता है। अगर आप मल्टीलिंगुअलिस्ट हो, जैसे मैं 3 भाषाओं का ज्ञान जानता हूँ और 3 भाषाओं के बावजूद भी मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं, बल्कि 3 भाषाओं के ज्ञान से मैं अंग्रेजी को बहुत आसानी से सीख लूँगा। अगर हम मल्टीलिंगुअल को हम देखें तो मल्टीलिंगुअल है क्या। मल्टीलिंगुअल शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है मल्टी और एक है लिंगुअल। मल्टी का मतलब होता है मैनी, अनेक, और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेजेस, अनेक भाषाएं, लैंग्वेजेस, अनेक भाषाएं। तो इसका मतलब टू हैव द नॉलेज ऑफ मोर 2 और मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है ना। यानी कि द यूज ऑफ, देखना समझना आप, द यूज मानी उपयोग। आप कह रहे हिंदी में लिखो तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही चीज़ को डबल टाइम पढ़ाना पड़ेगा, तो वैसे ही समझ लो, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है ना। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो मुझे, जो डाउट हो गए उनके लिए कमेंट कर सकते हो। बाकी का देखो, लंबी क्लास है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर काफ़ी स्लाइड्स हैं, 25 एक स्लाइड्स हैं मुझे पढ़ानी है। और अगर अपन कमेंट्स पे ध्यान देंगे ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि पिन पॉइंटेड बातें करूँ, आपका भी टाइम कम खराब हो, क्योंकि आपकी भी एग्ज़ाम्स बिल्कुल क्लोज एट हैंड है। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं कि द यूज़ ऑफ
द यूज ऑफ टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस, मोर देन टू लैंग्वेजेस, दो और दो से ज़्यादा, टू LANGUAGES लैंग्वेजेस, ठीक है ना, बाय एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल होता है बेटा व्यक्ति, बाय एन इंडिविजुअल एंड, ठीक है ना, एंड बाय अ कम्युनिटी, COMMUNITY। अगर किसी कम्युनिटी और किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, इंडिविजुअल होता है व्यक्ति विशेष, अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या फिर एक पूरा समुदाय अगर दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस को यूज करता है तो इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, वही मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, आपसे कहेंगे कि द यूज ऑफ मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, द यूज ऑफ मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या कहलाता है वो? द यूज ऑफ टू लैंग्वेज, मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक व्यक्ति यहाँ पर बनाया, एक व्यक्ति ये बनाया, राइट, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इंडियन है और ये व्यक्ति कैनेडियन है। अब इन दोनों को बातें करनी है एक दूसरे से, तो इन दोनों को बातें करने के लिए एक टारगेट लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी और दैट इज कॉल्ड, कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज होगी? इंग्लिश। तो अब ये देखो मल्टीलिंगुअल हुए कि नहीं हुए? एक, दो और तीन लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं। इनकी कुछ रीजनल लैंग्वेज भी होगी, क्षेत्रीय भाषा भी होगी जिससे बिलोंग करते हैं। जैसे हमारी राजस्थानी भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, तो हम उस भाषा को भी बोलते हैं, ठीक है ना। और भाई क्या कर रहा है, क्या हाल है, कटे जा रहा चो, ठीक है ना, ये अपन बोलते हैं ना, नहीं बोलते। तो एक अपन एक नॉर्मल भाषा बोल रहे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एक कहाँ कर रहा है, ठीक है ना। ये अभी अलग अलग लैंग्वेज होती है। बिहारी लोग बोलते हैं अरे भाई सुना हाँ कि ना है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज होती है। फिर इंडियन होती है, हिंदी होती है, फिर एक इंग्लिश भी होती है। तो क्षेत्रीय भाषा भी होती है, एक आपकी मदर टंग मातृभाषा भी होती है और दूसरी आपकी टारगेट लैंग्वेज भी होती है। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाया। अब ये दो व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं। अब एक कम्युनिटी की बात करो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास तीन व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति तो ये रहा, एक बैठा दिया मैंने, ये लो, एक व्यक्ति बैठा दिया, दूसरा व्यक्ति ये बैठा दिया, और तीसरा व्यक्ति मैंने ये बैठा दिया, और एक चौथा व्यक्ति और लिया मैंने, ये बैठा दिया। अब ये चार मैंने पर्सन्स लिए जिनको मैंने बैठा दिया, राइट। देख रहे हो ना आप, समझने की कोशिश करना। चार व्यक्ति है। अब ये वाला जो बंदा है ये चाइनीज़ है। क्या है ये? चाइनीज। जब तो ये सूमो पहलवान की तरह लग रहा है। अब देखिए ये कौन है, ये मान लो इंडियन है, राइट। अच्छा, और ये पाकिस्तानी है भैया, पाक का है, ठीक है ना। और ये साहब जैपनीज़ है। अब ये चारों लोग एक जगह मिल गए। अब बताओ इन चारों लोगों को बात करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। तो ये जो कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे ये क्या कहलाएगा भैया? ये कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे, ये कहलाएंगे, ये जो लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। अब ये जो स्पीकर्स हुए, ये इनका पूरा जो कम्युनिटी हुई, ये पूरा ग्रुप हुआ, ये ग्रुप क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? ये हुआ मल्टीलिंगुअल ग्रुप। ये क्या हुआ? मल्टीलिंगुअल, क्योंकि अलग अलग सम भाषा को बोलने वाला ग्रुप है, ये भी मल्टीलिंगुअल ग्रुप है। अब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, और ये व्यक्ति देखो कई भाषाओं का ज्ञान रखता है। 1 2 3 4 5 भाषाओं का ज्ञान रखता है। एक तो इसको इंग्लिश का ज्ञान है, एक इसको नॉर्मल जो है कैनेडियन का ज्ञान है, एक इसको चाइनीज़ का ज्ञान है, एक इसको जैपनीज ज्ञान है, और एक अमेरिकन आती है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? जब किसी से बात करेगा तो ये मल्टीलिंगुअल स्पीकर हुआ, क्योंकि अलग अलग, अब जैसे मान लो कोई इंग्लैंड के व्यक्ति से बात करना है तो इंग्लिश में बात कर लेगा, चाइनीज़ से बात करना है चाइनीज़ में बात कर लेगा, कैनेडियन में कैनेडियन से बात कर लेगा, जैपनीज़ होगी तो जैपनीज कोई व्यक्ति होगा तो जैपनी लैंग्वेज में बात कर लेगा, अमेरिकन होगा तो अमेरिकन लैंग्वेज में बात कर लेगा। तो अलग अलग भाषाओं में बात कर सकता है। ये एक मल्टीलिंगुअल स्पीकर हुआ जिसको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है। इसको दो का भी हो सकता है, दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। तो वो तो हुआ मल्टीलिंगुअल स्पीकर, जिसको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, एक से अधिक नहीं, दो से अधिक, दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, वो तो होता है मल्टीलिंगुअल स्पीकर। और जिस समूह में दो या दो से अधिक भाषाओं को बोलने वाले लोग हो उसे कहते हैं मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। दोबारा सुनो, एक मिनट सुनना आप, देखो इसको तो मैं रफ कर देता हूं, दोबारा सुनना एक बार। मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी क्या होती है और मल्टीलिंगुअल स्पीकर क्या होता है? जब
वन पर्सन स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल स्पीकर। ठीक है ना, क्या बोला मैं कि देखो आपसे कोई कहे कि मल्टीलिंगुअल स्पीकर कौन होता है दोस्त, कौन मल्टीलिंगुअल स्पीकर कौन होता है? तो मल्टीलिंगुअल स्पीकर का मतलब क्या होता है दोस्त, बताना जरा। कि जो व्यक्ति पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है, पर्सन हु स्पीक्स जो बोलता है, क्या, हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस, जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलता है, मोर देन 2 लैंग्वेजेस, ठीक है ना, मोर देन 2 लैंग्वेजेस, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं मल्टीलिंगुअल स्पीकर। लैंग्वेजेस जो एक व्यक्ति ही जब 2 से ज़्यादा बोले, है ना, तो द पर्सन, ऐसे द पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस। आपसे बोले कि मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी क्या होगी, मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी, LINGUAL कम्युनिटी। मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, क्या एक ही व्यक्ति इसमें अलग भाषाएं बोलता है? नहीं, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें द ग्रुप ऑफ, ये ग्रुप है किसका, मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स, द ग्रुप ऑफ द स्पीकर्स ऑफ देयर ओन लैंग्वेजेस, जो अपनी खुद की लैंग्वेजेस के हैं, ओन लैंग्वेजेस जो अपनी खुद की लैंग्वेजेस के हैं, वो स्पीकर क्या कहलाएंगे? तो वो जो ग्रुप होगा वो कम्युनिटी क्या कहलाएगी, मल्टीलिंगुअल। मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जो चाइनीज़ बोलता है, एक व्यक्ति है जो अमेरिकन बोलता है, एक व्यक्ति है जो इंडियन बोलता है, और ये तीनों लोगों का जो समूह कहलाएगा वो कहलाएगा कम्युनिटी, मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, इनको एक भाषा यूज करनी पड़ेगी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक टारगेट लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए मल्टीलिंगुअल आपने समझ ही लिए, तो अब मल्टीलिंगुअल समझने के बाद 2 शब्द और सुनो, मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल। पहली बात, जो बहुभाषावाद होता है या जो एक से अधिक भाषाओं को बोलते हैं बहुभाषी, उसको हम एक तो बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिस्ट, मल्टीलिंगुअल नहीं, मल्टीलिंगुअलिस्ट, बहुभाषी जो ज़्यादा भाषाएं बोलता है, और इसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। एक पॉलीग्लॉट भी बोलते हैं, तो याद रखना पॉलीग्लॉट भी क्या होता है, बहुभाषाविद या बहुभाषी, ठीक है ना, जिसको बहुत सारा भाषाओं का ज्ञान हो, ये ज्ञान रखता है, ये बोलता है। तो ये तो है स्पीकर है, ये स्पीकर है, ये तो बोलता है, और ये क्या रखता है, नॉलेज रखता है, ये नॉलेज रखता है, KNOWLEDGE, ये नॉलेज रखता है। आपसे पूछे कि मोनोलिंगुअल क्या है, तो मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जो एक ही भाषा का ज्ञान रखे और एक ही भाषा बोले। तो मोनोलिंगुअल बराबर, मोनोलिंगुअल का मतलब क्या होगा मुन्ना, बोलो, मोनोलिंगुअल का मतलब LINGUAL, बताओ मोनोलिंगुअल का मतलब क्या होगा, वो व्यक्ति जो केवल एक ही भाषा बोलता है, वन हु स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज। वन हु स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, और जो व्यक्ति एक ही भाषा को बोलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल। और बाइलिंगुअल क्या हो गया, बाई मतलब 2, लिंगुअल यानी भाषाएं, तो जो व्यक्ति 2 भाषाओं को बोलेगा। तो हिंदी लिखने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी, क्योंकि बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है। तो याद कैसे रखोगे कि वन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस या मोर 1 लैंग्वेज, तो वो मोनोलिंगुअल, और जो 2 बोलेगा, वन हु स्पीक्स ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो केवल 2 भाषाओं को बोलेगा, वो क्या कहलाएगा, LANGUAGES, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा बाइलिंगुअल। तो आपको ये दोनों शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं, मोनोलिंगुअल और बाइलिंगुअल। बोलो कोई डाउट है, नहीं है? अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। अब समझ में आई तीनों चीज़ें, मल्टीलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल क्या होते हैं। अभी आप एक चित्र देख रहे होंगे एक व्यक्ति का, ये इसमें ऊपर लिख रहा होगा 3 लैंग्वेज फैक्टर फॉर्मूला, या 3 लैंग्वेज फार्मूला भी दिया है इन्होंने। तो 3 फैक्टर फार्मूला भी कहते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला भी कहते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला भी कहते हैं, 3 फैक्टर फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन है, ये है आपके DS कोठारी। तो DS कोठारी मतलब इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी, लोग इनको शॉर्ट में बोलते हैं KOTHARI। कोठारी आयोग भी बना था, कोठारी कमीशन बना था 1964 टू 1966
इन्होंने बताया कि एक स्पीकर जो होता है, मल्टीलिंगुअल स्पीकर होता है, वो 3 लैंग्वेजेस को कम से कम, मल्टीलिंगुअल स्पीकर को 3 लैंग्वेज कम से कम आती है। एक मल्टीलिंगुअल जो स्पीकर होता है ना, जो बहुभाषाओं का ज्ञान रखता है, उसको मिनिमम 3 लैंग्वेज तो आनी चाहिए। तो ही सेज वो कहते हैं दैट ए मल्टीलिंगुअल MULTILINGUALIST ए मल्टीलिंगुअलिस्ट हैज़ या स्पीक्स मिनिमम एक मल्टीलिंगुअल जो स्पीकर होता है वो मिनिमम 3 लैंग्वेजेस बोलता है। अब वो 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं उसको अपन एक डायग्राम बना के बताते हैं। तो मल्टीलिंगुअल स्पीकर क्या क्या लैंग्वेजेस बोलता है वो समझो। सबसे पहली तो बोलता है वो मदर टंग। कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो? मदर टंग। ध्यान देना बेटा, किधर कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो? मदर टंग, जिसको अपन नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। मदर टंग जिसको अपन बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, NATIV, कम से कम नेटिव लैंग्वेज। और एक अगर व्यक्ति टारगेट लैंग्वेज को भी बोलता है, नेटिव लैंग्वेज हो गई, तो टारगेट लैंग्वेज होगी उसकी इंग्लिश। तो टारगेट लैंग्वेज कोई नहीं कोई सी। अब टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है? जिससे वो दूसरों से कम्युनिकेट करेगा, दैट इज कॉल्ड टारगेट लैंग्वेज। जैसे हम लोग दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? इंग्लिश। तो वो हमारी टारगेट लैंग्वेज हो गई। तो अगर मान लो मैं तुम राजस्थानीज को ना पढ़ा करके अगर मैं कहीं बाहर पढ़ा रहा होता तो कौन सी लैंग्वेज मैं यूज करता? तो एक तो मैं अपनी क्षेत्रीय भाषा जानता हूँ, तो तीसरी लैंग्वेज होगी रीजनल लैंग्वेज, REGIONAL, रीजनल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोले? रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज होगी क्षेत्रीय भाषा। कौन सी भाषा हो गई? रीजनल लैंग्वेज कौन सी भाषा होगी? क्षेत्रीय भाषा। तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं यहां पर, क्षेत्रीय भाषा। हिंदी मेरी थोड़ी ऐसी है तो आप उसे एडजस्ट करना, मात्राएं उल्टी सुल्टी हो जाए तो काम चलाना। क्षेत्रीय भाषाएं, और ये होती है क्या? टारगेट भाषा, जिसे अपन कहते हैं द्वितीय भाषा। और इसे कहते हैं अपन प्रथम लैंग्वेज, यानी प्रथम भाषा, मातृभाषा, प्रथम या मातृभाषा, प्रथम या मातृभाषा। तो ये कौन कह रहा है इस बात को? DS कोठारी जी कह रहे हैं। DS कोठारी जी क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो एक व्यक्ति है मल्टीलिंगुअल स्पीकर, वो मिनिमम 3 लैंग्वेजेस का ज्ञाता तो होता ही है। तो अब जैसे मान लो मैंने कहा मैं इंग्लैंड के लोगों को पढ़ाने लगूं, तो मैं अपनी खुद की भाषा तो जानता ही हूँ जो मेरे घर में चलती है, मेरे क्षेत्र में चलती है। फिर मैं हिंदी भी जानता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी वाले लोगों को भी पढ़ाना आता है। और मान लो मैं इंग्लिश भी बोल लूँ तो मैं मेरी वो टारगेट लैंग्वेज होगी, तो मैं एक मल्टीलिंगुअल स्पीकर हो गया। तो मैं कौन हो गया? एक मल्टीलिंगुअल स्पीकर हो गया। अब देखो NCF और है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या कहता है? NCF है, ये NCP है, ये NCF और है, तो वो 2005 है। ये थोड़ा सा लोगो गलत आ गया, ये 2005 है NCF। तो NCF 2005 जिसका हम नाम लेते हैं वो है, फुल फॉर्म इसकी देख लो, कई बार आ जाता है, नेशनल करिकुलम, यानी कि राष्ट्रीय करिकुलम पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, FRAMEWORK, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा। ठीक है ना? प्रारूप। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप में 2005 में ये कहा गया कि जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश को इन्होंने ग्लोबल लैंग्वेज माना। कौन सा लैंग्वेज माना? ग्लोबल लैंग्वेज। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज किसने माना है? इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज किसने माना है? तो आप जवाब देंगे कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज मानने का या वैश्विक भाषा मानने का काम किसने किया है? NCF ने किया है। NCF ने भाषाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। तो NCF ने क्या जानकारी दी? NCF मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या मानती है? मल्टीलिंगुअलिज्म सही है या नहीं है? तो NCF के परिप्रेक्ष्य में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आपका NCF जो मल्टीलिंगुअलिज्म में बहुभाषावाद है उसके बारे में क्या कहता है? तो लेट अस सी, देखते हैं। सबसे पहले वो ये कहता है कि टोटल लैंग्वेज जो है इस दुनिया में वो कितनी है? वो टोटल कहता है कि 7000 लैंग्वेज हैं इस दुनिया में जिनको हम यूज करते हैं, पूरी दुनिया में 7000 लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर वो बोलता है कि टोटल कितनी लैंग्वेजेज जो क्षेत्रीय है, डायलेक्ट्स हैं, मतलब क्षेत्रीय भाषाएं कितनी है। हर व्यक्ति को क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होता है, तो क्षेत्रीय भाषाएं कितनी है? तो क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो 3000 भाषाएं, तो 3000 भाषाओं को वो क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत लेते हैं।
कि कितनी मातृभाषाएं इस दुनिया में भारत में यूज की जाती है। भारत की बात चल रही है, भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं जो यूज की जाती है ना। भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं जो यूज की जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि 1695 मातृभाषाएं अलग अलग टंग्स की जो यूज की जाती है। फिर आपको आया कि इंस्टीट्यूशनल जो इंस्ट्रक्शन के लिए जो भाषाएं हैं, ठीक है ना, शायद ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बात करता है कि मातृभाषाएं कितनी है, मतलब क्षेत्रीय भाषाएं होगी नहीं टोटल, नहीं ये पूरी है, मतलब सही है, इंडिया के लिए बात चल रही है, इंडिया के लिए बात चल रही है। तो देखो किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल सेटिंग में कितनी लैंग्वेजेज यूज की जाती है, फॉर्मली कितनी लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, तो फॉर्मली 47 लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है। और भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को दिया गया है, 22 मातृभाषाओं को अप्रूवल दिया गया है। अप्रूवल कितनी भाषाओं को दिया गया है, 22 मातृभाषाओं को अप्रूवल दिया गया है। अब देखिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म के टाइप्स क्या हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म को दो टाइप्स में, दो काइंड्स में बांटा गया है। एक तो जो एलिट ग्रुप बोलता है, जो फॉर्मल सेटिंग में बोली जाती है, और दूसरी जो नेचुरल सेटिंग में बोली जाती है, जिसको हम नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं दोस्त। एक भाग तो जो आपका जो पार्ट है वो होगा एलिट यानी संभ्रांत या फॉर्मल एलिट मल्टीलिंगुअलिज्म। इसके नोट्स बना लेना बेटा। मल्टीलिंगुअलिज्म LINGUALISM, और दूसरा बोलते हैं नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है ना, एलिट मल्टीलिंगुअलिज्म और नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म। तो एलिट लिंगुअलिज्म क्या है, पहले हम देखते हैं। एलिट यानी होता है संभ्रांत लोग जब बोलते हैं, यानी कि जब औपचारिक सेटिंग में बोला जाता है संभ्रांत। संभ्रांत वो लोग होते हैं जो शिष्टाचारी होते हैं, जो ऑफिशियल तरीके से बोलते हैं। जैसे ये ऑफिस है, इस ऑफिस में जो लोग बोल रहे हैं वो जो जिस तरीके से हो सकता है, ये अलग अलग देश के, देखो दिखने में भी अलग अलग देश के लग रही है, ये देखो काला, ये देखो थोड़ा सा अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये चाइनीज जैपनीज सी लग रही है महिला। तो ये जो अलग अलग सेटिंग्स में, सॉरी जो फॉर्मल सेटिंग में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, या फॉर्मल सेटिंग में जब अलग अलग फॉर्मल तरीके से मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स होते हैं, औपचारिक रूप से बात करते हैं और टारगेट लैंग्वेज को यूज करके बात करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एलिट मल्टीलिंगुअलिज्म। तो आप कहेंगे कि देखो कि ये लिखेंगे कि मोर देन 2 लैंग्वेजेज या मल्टीलिंगुअलिज्म। आप कह सकते हैं मल्टी जो लिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअलिज्म परिभाषा लिख सकते हो। मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन द फॉर्मल सेटिंग, इन ए औपचारिक सेटिंग में, इन ए फॉर्मल सेटिंग, एक औपचारिक सेटिंग में, या फिर इन एन ऑफिशियल, या फिर एक ऑफिशियल, इन एन ऑफिशियल कहते हो आधिकारिक। फॉर्मल और ऑफिशियल एक ही बात होती है बेटा। इन एन ऑफिशियल सेटअप, एक ऑफिशियल सेटअप में, ठीक है ना। ओके, बाय डिफरेंट स्पीकर्स, अलग अलग स्पीकर्स के द्वारा, यूजिंग वन टारगेट लैंग्वेज, और एक टारगेट लैंग्वेज को यूज करके जब फॉर्मल सेटिंग, आपको तो ये ध्यान रखना, फॉर्मल सेटिंग में जब लैंग्वेज बोली जाती है, जब ऑफिशियल सेटिंग में जब लैंग्वेज बोली जाती है, जब आधिकारिक पृष्ठभूमि के साथ, यानी बिल्कुल एक ऑफिशियल डेकोरम के साथ आप जब लैंग्वेज बोलते हो, तो वो एलिट मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। कौन सा मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है? एलिट मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। जब आप एक औपचारिक प्रारूप में ऑफिशियल तरीके से जब बोलते हो, मान लो कि मैं एक ऑफिस में हूँ और वो ऑफिस इंटरनेशनल कंपनी का है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का है, उसमें चाइनीज एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, उसमें जैपनीज एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, उसमें अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, उसमें इंडियन भी हैं। तो हम 4 लोगों की कम्युनिटी बनी। तो मैं उनकी चाइनीज़ नहीं बोल सकता, वो जैपनीज़ नहीं बोल सकते, कोई अमेरिकन नहीं बोल सकता, मैं इंडियन बोल सकता हूँ, तो वो इंडियन नहीं बोल सकते। तो हम एक टारगेट लैंग्वेज सेट करेंगे और एक बहुत ही ऑफिशियल तरीके से उन बातों को करेंगे। तो वो ऑफिशियल तरीके से बातों को करना, आधिकारिक तौर पर बातें करना, वो क्या कहलाएगा? आपका एलिट मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा। अगली चीज करते हैं हम नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म, जहां पर एक अनौपचारिक वे में, एक नेचुरल सेटिंग में आप भाषाएं बोलते हो। जैसे मान लो कि ये अलग अलग लोग मिल जाते हैं, हेलो हाय, एक नेचुरल सेटिंग में बोलते हो, कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है। जब एक कम्युनिटी एक नेचुरल सेटिंग में बिना किसी फॉर्मल डेकोरेशन के क्या करती है, बातें करती है, तो वो क्या कहलाता है? नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आप अब देखेंगे जैसे जयपुर है, या फिर मुंबई है, या फिर दिल्ली है, इन्हें हम मेगा सिटीज़ बोलते हैं, इन्हें महानगर बोलते हैं।
और ये महानगरों में आप एक देख रहे हो, एक फ्लैट है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 17 माले हैं, 17 माले हैं, 20 माले हैं, हर माले पर बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं। अब हर फ्लैट में जो कम्युनिटी रहती है वो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाली कम्युनिटी रहती है कि नहीं रहती? अब अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते तो एक साथ हैं, लेकिन वो ऑफिशियल सेटिंग में नहीं रहते, अनऑफिशियल या नेचुरल सेटिंग में रहते हैं। मान लो मेरा फ्लैट है, मेरे बगल में एक पंजाबी का फ्लैट है, उसके बगल में एक मान लो महाराष्ट्रियन का फ्लैट है, एक केरल वाले व्यक्ति का, आंध्र प्रदेश का, तमिल का फ्लैट है। तो ऐसे करके अलग अलग फ्लैट्स हैं। तो अलग अलग व्यक्ति, जब हम अपनी मात्र क्षेत्रीय भाषा हमारी अलग है, हमारी मदर टंग भी अलग है हिंदी, लेकिन अगर मान लो मैं एक दूसरे से बात करूंगा तो मुझे एक टारगेट लैंग्वेज सेट करनी पड़ेगी इंग्लिश। तो मैं बोलूँगा हाय, वो बोलेगा हाय हेलो, तो जो भी है वेयर आर यू गोइंग, तो वो समझ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है ये, क्योंकि एक फॉर्मल लैंग्वेज, एक इनफॉर्मली हमने एक लैंग्वेज सेट किया। तो कहेंगे कि मल्टीलिंग्वलिज्म, इसमें मल्टीलिंग्वलिज्म को यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन ए नेचुरल सेटिंग, एक नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल या फिर रियल लाइफ सेटिंग में, नेचुरल कह दो या रियल लाइफ सेटिंग कह दो, रियल लाइफ सेटिंग में, सेटिंग बाय ए कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट नेटिव स्पीकर्स, जो अलग अलग नेटिव स्पीकर्स हैं, डिफरेंट नेटिव स्पीकर्स मतलब मदर टंग्स है ना, डिफरेंट नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स का मतलब समझ गए, जो अपनी अपनी मदर टंग्स बोलते हैं। तो वही क्या कहलाता है, नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके लिए यूँ सोच रहे हो कि सर ये इंग्लिश में कैसे करा दिया आपने, हिंदी में कराओ, तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको आप हिंदी में करें। और फिर देखो वहाँ पेपर भी आपको पता है हिंदी में नहीं आने वाला, इंग्लिश में आने वाला है, तो थोड़ी इंग्लिश के टर्म्स को आप सीखोगे तभी आपका काम चलेगा, ठीक है ना, तभी आपका काम चलेगा, ठीक है ना। एक मिनट, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखो मल्टीलिंगुअलिज्म की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। तो मैंने कुछ शब्द यहाँ यूज किए हैं, बाकी का मैं लिखूंगा। तो देखो मल्टीलिंगुअल, ये रहा बोतल, ये मल्टीलिंगुअल क्या होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, या मल्टीलिंगुअलिज्म होता है अगर हम बहुत सारी भाषाओं का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो इससे इंप्रूव होती है हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी लैंग्वेज की दक्षता, भाषा निपुणता। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होती है, डेवलप होती है, इंप्रूव होती है, विकसित होती है। और ये किस में होती है, बहुत इन फॉर्मल एंड इन बहुत इनफॉर्मल, वेट एक मिनट है ना, बहुत इनफॉर्मल एंड इन नेचुरल सेटअप में और फॉर्मल सेटअप दोनों में ही ये क्या होता है, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। भाषा को बहुत तेज गति से बोलने लगते हैं, दक्षता हो जाती है हमें, नेचुरली हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बढ़ा लेते हैं। इससे क्या डेवलप होता है, इससे हमारा वोकेबलरी जो साइज है, वोकेबलरी का जो साइज है वो ग्रो हो जाता है, हमारे बहुत सारे शब्दावली क्लियर हो जाती है, बहुत सारी वोकैब हमारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है हमारे अंदर कॉग्निटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक बेटा, कॉग्निटिव थिंकिंग, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, यानी संज्ञानात्मक विचार हमारे बढ़ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बौद्धिक बुद्धिमान हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल के अंतर्गत आ जाते हैं हम। संज्ञानात्मक विचारधारा, संज्ञानात्मक विचार हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये हमें क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है हमें, ये हमें जैसे आप ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्किल हमें ये अवलोकन कौशल देता है, मतलब हमको हमारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है। ऑब्जर्वेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, और हमारी रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है, हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, रचनात्मक हो जाते हैं। बताओ एक आप जानते हो कि ये इससे क्या होता है, इससे हमारे ये ऐसे करो, ऑब्जर्वेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को हमारी को बढ़ाने का काम करता है, डेवलप करने का, प्रोवाइड, ये क्रिएटिविटी हमें प्रोवाइड करता है, क्रिएटिविटी,
ओके, एनहांसेज जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को एनहांस कर देता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, बताओ अगर आप अलग अलग भाषाओं का ज्ञान जानते हो तो आप टूरिस्ट गाइड का काम कर सकते हो। आप टूरिस्ट गाइड के अलावा आप जो दो देश आप इंटरप्रिटेशन का या इंटरप्रिटेटर का काम कर सकते हो, स्क्रीविनर का काम कर सकते हो, आप कई सारे काम कर सकते हो, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। आप फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए टीचर ट्यूटर का भी काम कर सकते हो। मुझे चाइनीज सिखानी है, मैं आती है तो मैं चाइनीज सिखा सकता हूँ, मैं जैपनीज सिखा सकता हूँ। एक कम्युनिकेटर का काम आप कर सकते हो, फैसिलिटेटर का काम आप कर सकते हो। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इससे क्या होता है, हम समझने लग जाते हैं। एनेबल्स, ये हमें योग्य बनाता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए क्या, क्या कल्चर संस्कृति को, एंड और सिविलाइजेशन और सभ्यता को। किसकी सिविलाइजेशन और कल्चर को, सिविलाइजेशंस ऑफ अदर्स, कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस ऑफ अदर्स। बोले तो हिंदी में देख लो आप, इसको कहते हैं संस्कृति और सभ्यता। किनकी, दूसरों की। तो दूसरों की संस्कृति एवं सभ्यता, संस्कृति और दूसरों की सभ्यता का हमें क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है दोस्त। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है। किससे, अगर अपन मल्टीलिंगुअल स्पीकर बन जाते हैं तो हमें दूसरों की सभ्यता और दूसरों की संस्कृति का पता लग जाता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखो इससे क्या होता है कि ये हमारे अंदर जो एक लिसनिंग और कम्युनिकेशन जो स्किल होता है, हमारे सुनने का और बात करने का जो स्किल होता है, उसको क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है। तो हम कहेंगे कि ये इंप्रूव करता है हमारे लिसनिंग, हमारे सुनने का, लिसनिंग एंड, हमारी सुनने का एंड कम्युनिकेशन और संप्रेषण करने का क्या, कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप कर देता है। बोलो हाँ या ना, बोलो करता है कि नहीं करता। बताओ, हमारे जो सुनने की जो पावर होती है, जैसे हम अलग अलग भाषाओं को सुनने लग जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझने लग जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, हमारी जो समझने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। हम बात करने की क्षमता बढ़ जाती है, यस और नो, कैपेसिटीज। अच्छा, बिल्ड अप कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है ये, कॉन्फिडेंस, बिल्ड अप कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी, और हमारा व्यक्तित्व भी निखार देता है। अगर आपसे कोई बोले कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या क्या करता है, तो आप कहेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारे अंदर क्षमताओं को विकसित करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, इसके अलावा हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण करता है, सकारात्मक हमारे अंदर एटीट्यूड डाल देता है, तो क्रिएट्स पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये हमारे अंदर सकारात्मक एटीट्यूड का निर्माण भी करता है। अब बताओ, अब आप ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको नॉर्मल से ज़्यादा कठिन लग रहा है। देखो, अगर मान लो मुझे चाइनीज़ आती है, मुझे जैपनीज आती है, मुझे अमेरिकन आती है, तो मैं दूसरों की संस्कृति और सभ्यताओं को आराम से पढ़ सकूंगा, किताबों में समझ सकूंगा, उनकी भाषाओं को समझ सकूंगा। और अगर मुझे लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल होगा अच्छा, तो वो किससे होगा, जब मैं अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखूंगा। वोकेबलरी की साइज बढ़ेगी, कॉग्निटिव थिंकिंग बढ़ेगी, ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब अवलोकन कौशल, अवलोकन कौशल। इसके अलावा समालोचनात्मक थिंकिंग, मतलब मैं किसी भी परिप्रेक्ष्य पर, अगर मान लो मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे केवल भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, तो मैं अपनी कोई भी रचना लिखूंगा या मैं किसी भी तरह की बातें करूंगा तो मैं सिर्फ इसी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें करूंगा। अगर मुझे 10 देशों के बारे में ज्ञान है तो मैं कहूँगा नहीं यार, हमारे यहाँ तो शादी विवाहों में ये जो परंपरा है ये गलत है, जबकि विदेश में देखो इस तरह की कोई गलती है ही नहीं। तो मुझे विदेशों का ज्ञान किससे हुआ, जब मुझे इनकी भाषाओं का ज्ञान हुआ, जब मैं उनके कनेक्शन में आया। रचनात्मकता बढ़ जाएगी, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा, रचनात्मकता बढ़ जाएगी। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस है, वो हमें किसके मिलते हैं, ये हमें मल्टीलिंगुअलिज्म के मिलते हैं। अब एनसीएफ की बात करें, एनसीएफ ने मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या माना है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म हम 4 तरह से हम देख सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को। इन्होंने मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स माना है। क्या माना है, रिसोर्स, कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक स्रोत है। क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म एक स्रोत है, स्रोत माना है इसको। मल्टीलिंगुअलिज्म को इन्होंने स्ट्रेटजी माना है, STRATEGY, समझ रहे हो मेरी बात। मल्टीलिंगुअलिज्म को इन्होंने क्या माना है दोस्त, रणनीति माना है। क्या माना है लाडलो, रणनीति माना है। और तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो इसको असेट माना है। क्या माना है, असेट। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म होना
किसी भी भाषा के ज्ञान लेने में, किसी भी भाषा को सीखने में क्या नुकसानदायी है? नहीं है। आपने कभी या फर्स्ट ग्रेड जब पढ़ोगे तो आप 2 टॉपिक पढ़ोगे, कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग। जैसे मान लो आज मुझे इंग्लिश का नॉलेज है तो मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ और इंग्लिश के वर्ड्स उसमें पुट करता जा रहा हूँ, तो दैट्स कॉल्ड कॉर्ड मिक्सिंग। तो मैं कॉर्ड मिक्स कर रहा हूँ, मतलब मैं अलग अलग भाषाओं का मिक्स कर रहा हूँ। मैंने कहा यार वेट फॉर मी यार, मैं आ रहा हूँ यार, रुको तो सही यार, प्लीज़ वेट यार, तो अब मैं पूरा हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में इंग्लिश बोल गया। तो ऐसे ही अगर मुझे 2-3 भाषाओं का ज्ञान होगा तो कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग ये किससे आएगी? ये मुझे अलग अलग भाषाओं के ज्ञान होने पर आएगी। ये एक विरासत है, ये एक विरासत है, ये एक संपत्ति का काम करती है, हमारे लिए एक संपत्ति है, असेट है। और चौथा, ये गोल भी बन गया है आज टीचर का गोल भी बन गया है, लक्ष्य भी है। ये गोल बाय टीचर्स, ये लक्ष्य के, ये टीचर्स का लक्ष्य भी है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही क्वेश्चंस में आते हैं। ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए प्रॉब्लम टू द स्पीकर्स, रिसोर्स टू द स्पीकर्स, या ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर रिसोर्स लगाना होता है। ये मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आप अच्छे से देखोगे। आगे देखिए, अब अपन रिसोर्स के रूप में देखें कि मल्टीलिंगुअलिज्म है किस तरह से भाषा को सीखने में, टीचिंग लर्निंग में ये एक रिसोर्स का काम करती है। तो देखना, रिसोर्स मानी होता है संसाधन, ये एक संसाधन है, संसाधन है, ठीक है ना। अब देखो एक संसाधन कैसे है कि एक टीचर है, राइट, ये टीचर है, ये टीचर कई भाषाओं का मल्टीलिंगुअल टीचर है, ये MLT है, मल्टीलिंगुअल टीचर है। तो ये अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग भाषाओं के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये जैपनीज़ है, ये अमेरिकन है और ये इंडियन है, और ये जो बंदा है ये चाइनीज़ है, ठीक है ना। और ये एक इंग्लिश, ये जैपनीज़ भी जानता है, ये अमेरिकन भी जानता है और ये इंडियन भी जानता है, राइट। अब ये बंदा इन तीनों से कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? आसानी से कर सकता है। तो अगर मान लो मैं मल्टीलिंगुअल स्पीकर हूँ और मैं जिस कम्युनिटी को पढ़ा रहा हूँ वो कम्युनिटी भी मल्टीलिंगुअल है, मतलब वो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बंदे हैं, और मैं एक ही बंदा हूं जो अलग अलग भाषाओं को बोलता हूं, तो मेरे लिए एक रिसोर्स बन गया, एक संसाधन बन गया। हो सकता है कई टारगेट लैंग्वेज में कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इंग्लिश में मैं जब कोई बात बोलूंगा तो उसकी स्ट्रक्चर इनकी अलग अलग, या ये बच्चे जो है वो सीख नहीं पाएंगे। शुरुआत में तो इनको इनकी भाषा में सिखाना पड़ता है, बाद में वो टारगेट लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। भाई होम, अपन जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल ऑफ होम लैंग्वेज, घरेलू भाषा का उपयोग क्या है। तो अगर मान लो स्पीकर जो है, लर्नर जो है, वो बहुत छोटी अवस्था का है, उम्र का है, स्कूलिंग एज का है, एकेडमिक लाइफ जी रहा है, तो उसको मातृभाषा में ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे आसान होगा इनको पढ़ाना, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं तो अभी सीखते ही नहीं है, तो इनको मदर टंग में ही पढ़ाना पड़ेगा ना, तो मुझे एक मल्टीलिंगुअल स्पीकर होना ही पड़ेगा। तो देखो इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेज, इससे हम लैंग्वेज स्पीक, लर्नर की लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। जैसे ये जापानीज है तो इसको जापानीज सिखाने के लिए बंदा जापानीज यूज करेगा, लर्नर की लैंग्वेज यूज करेगा, किसके लिए? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जारी रखने के लिए, यानी कि क्या, टीचिंग मानी अध्यापन, अध्यापन अधिगम, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? इसको लर्नर की भाषा को यूज करना पड़ेगा, उसी को रिसोर्स कहते हैं। इंक्रीजिंग द बेटर इन्नेट, इन्नेट होता है जन्मजात, जन्मजात, अंतर्निहित, अंतर्निहित कह दो, अंतर्निहित, ये हमें एक अंतर्निहित, हमेशा टिक जाने वाली, कभी नहीं हटेगी, ऐसी अंतर्निहित अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि भाई लैंग्वेज कैसे काम करती है। हर भाषा का हमें ज्ञान होने लग जाएगा, यानी कि हम कहते हैं कि हमें नॉलेज हो जाएगी, प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। इसके अलावा हमारी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बढ़ जाएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हम अलग अलग प्रकार से सोच पाएंगे, ये मैंने बता दिया, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे, वही इंपॉर्टेंस आएगी सब में, और हम प्रशंसा कर पाएंगे, लोकल लैंग्वेजेस की प्रशंसा भी कर पाएंगे, क्योंकि हमको उनकी मदर टंग का ज्ञान हो गया। ये सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करती है कि सारे स्टूडेंट सम्मिलित होंगे, इंक्लूजन होगा, सम्मिलित, सारे जो विद्यार्थी है वो सम्मिलित हो जाएंगे, सम्मिलित, देखो हिंदी आप अपने हिसाब से लिखना, सारे विद्यार्थी सम्मिलित हो जाएंगे, किसमें? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, चाहे अलग अलग भाषाओं के ज्ञान लेते हो। जैसे मान लो मैं चारों पांचों भाषाएं बोल सकता हूं, और मेरे जो लर्नर है, मैं जो जिनको सिखा रहा हूं, वो अलग अलग भाषाएं बोलता हूं। अब अगर मैं जब तक चारों उनकी खुद की मदर टंग नहीं बोलूंगा,
उनकी जो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी मदर टंग में नहीं जानता हूँ, तो वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो मेरे से इंटरनली जुड़ नहीं पाएंगे, मैं उन सारे विद्यार्थियों को एक साथ जोड़ नहीं पाऊंगा, वे एक दूसरे से ही बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात चल रही है सर कि आप अगर अलग अलग स्पीक लैंग्वेज जानते हो तो इससे आपको संसाधन मिलता है, आप बिना उनके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को ध्यान में दिए उनको सबको मिला के एक साथ बैठा सकते हो। कनेक्टिंग द क्लासरूम, इससे क्लासरूम कनेक्ट हो जाती है एक रियल लाइफ सिचुएशन में, जिससे कि लर्नर जो है थोड़ा अपने जो कंटेंट से, अपनी विषय वस्तु से जो हम पढ़ा रहे हैं उससे वो एक दूसरे को अपने आप को जोड़ने लगता है। मान लो मैं अभी, आप मारवाड़ से हो और मैं अभी मारवाड़ी लैंग्वेज बोलने लग जाऊँ तो तुमको लगेगा कि यार गुरुजी हमारे ही है यार, गुरुजी हमारे ही हैं यार, हमसे ही बात कर रहे हैं, हमारे ही हैं। और अगर मान लो तुम मेवाड़ से हो और मैं मेवाड़ की लैंग्वेज बोलने लग जाऊं तो तुम कहोगे यार गुरुजी यार वास्तव में हमारी ही बात कर रहे हैं यार। तो मैं तुम्हारी मदर टंग को यूज करके तुम्हें इंटरनली कनेक्ट कर दूंगा, तुम्हें रियल लाइफ से जोड़ दूंगा, तुम्हारी बातें, अगर मुझे तुम्हारी कल्चर पता होगी तो ना। तो मैंने एक लैंग्वेज यूज की है आपको पढ़ाने के लिए, वो है हिंदी। अब ये स्ट्रेटजी कैसे है, रणनीति कैसे, प्लानिंग इसके अंदर कैसे की जाती है वो देखेंगे। सबसे पहली बात, स्ट्रेटजी और रिसोर्स में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये एक प्रकार की रणनीति है और इससे हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं, बैठा सकते हैं और हमारा जो कंटेंट्स है, जो हमें देना है, हमारा मैसेज देना है, उस मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो देखो इससे हम लर्नर की लैंग्वेज यूज करते हैं किसके लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए, ठीक है ना, और जिससे कि हम कंटेंट सब्जेक्ट को उसके पास तक पहुंचा सके। बस देखो बताओ, क्या रिसोर्स में भी यही बात थी, इसमें भी यही बात है, तो दोनों में समान है ना। आगे बात, इससे विद्यार्थी, सारे के सारे विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, राइट। इससे फोकस होता है मास्टर करने में, दोनों चीजों में कौन कौन सी में, कौन कौन सी चीजों पर फोकस हो जाता है मास्टर करने में। तो ये फोकस करती है कि हम मास्टर कर जाते हैं दोनों में, किस में, प्रोफिशिएंसी में, बहुत इन प्रोफिशिएंसी ऑफ मदर टंग, प्रोफिशिएंसी इन मदर टंग एमटी लिख दूं शॉर्ट में, एमटी लिख दूं, समझ जाओ तो मदर टंग में भी प्रोफिशिएंसी बन जाती है एंड टारगेट लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी बन जाती है। हमारी प्रोफिशिएंसी दोनों चीजों में बढ़ जाती है। अगर मान लो, अगर स्ट्रेटजी से क्या होगा, मैं अगर रणनीति बना करके 10 अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों को बैठा लूं मेरे साथ और मैं भी 10 अलग अलग भाषाओं को बोलता हूं, तो इससे क्या होगा वो बताओ। एक तो मैं टारगेट लैंग्वेज सेट कर ली, वो टारगेट लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंट हो जाएंगे और उनकी मदर टंग को भी वो स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, क्योंकि मैं उनकी मदर टंग भी जानता हूं। यस और नो, हाँ या ना। अब बात करते हैं, इससे हमारी मदद मिलती है कि हम स्टूडेंट्स को नियम याद करा सकते हैं भाषाओं के, ठीक है ना, और स्टिमुलेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं एक वातावरण को, जिससे कि वो शार्प कर ले, तेज कर ले अपने स्किल्स को, अपने कौशल्स को। कौन सा कौशल, अवलोकन करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, अवलोकन, अनुमान और रीजनिंग और तर्क लगाने का कौशल। भाई साहब ये तीनों कौशल तभी विकसित होते हैं जब आप विविध भाषाओं का ज्ञान रखते हो। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे आती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार की जो सोच है हमारे अंदर विकसित कैसे होगी। एक ही पॉइंट को लेकर के हम 10 तरह की बातें कब कर पाएंगे, जब हमें अलग अलग चीजों का, अलग अलग संस्कृतियों का उसी पहलू पर ज्ञान होगा। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स में जब वो बात करी कि जैसे देखो कि उसको सभी धर्मों का ज्ञान हुआ कि जब काले कपड़े पहनते हैं, कि जैसे मान लो हिंदू धर्म में कोई मर जाता है तो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। फिर कोई महिला थी चर्च में शादी करके आ रही थी और आमिर खान उसके पीछे पड़ जाता है, कहता है तुम्हारे पति मर गए क्या, तो वो सफ़ेद कपड़े पहन करके शादी करते हैं, राइट। हिंदू धर्म में सफ़ेद कपड़े पहन करके किसी के जनाजे में जाते हैं। एक काले कपड़े पहन रखे थे तो काले कपड़े मुस्लिम धर्म की महिला ने पहन रखे थे कि तेरे पति मर गए। तो ये इस तरह के, मतलब कहने का मतलब अलग अलग प्रकार की सोच विकसित यहाँ पर की जाती है। इसके बाद देखो एसेट कैसे है, यानी कि एसेट इस तरह से कि भैया हमको रियल लाइफ सिचुएशन जो अलग अलग संस्कृतियों की है उसका पता लग जाता है। तो देखो ये एक प्रकार की संपत्ति का काम करती है जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्लासरूम को जोड़ लेते हैं रियल लाइफ से, टू मेक द लर्नर्स फैमिलियर विद द कंटेंट, जिससे कि वो अपने कंटेंट से फैमिलियर हो जाए। अगर मान लो मैं मेवाड़ी संस्कृति की बात करके आपको अंग्रेजी पढ़ाऊँ तो आप मेवाड़ के लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर मैंने कहा मेवाती लोग हैं अलवर, धौलपुर, भरतपुर के, तो अगर मैं मेवाती लोगों को उनकी संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर पढ़ाऊं तो वो आराम से उनको भी अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि वो उसको इंटरनली खुद में फील करेंगे, राइट। तो रियल लाइफ
जो वास्तविक जीवन की जो परिप्रेक्ष्य है उससे वो अपने आप को सोचने लग जाते हैं। तो ये एक असेट है। आपसे क्वेश्चन इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रिसोर्स क्यों है, तो आप कहेंगे कि इससे रिसोर्स इसलिए है क्योंकि एक लर्नर की लैंग्वेज को हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आसानी से यूज कर लेते हैं। कि ऐसे कैसे रिसोर्स है, इससे कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, इससे डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, इससे रियल लाइफ से हम जो टारगेट लैंग्वेज के कंटेंट को जोड़ करके बच्चों को पढ़ा देते हैं, इससे हम अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चों को इंटरनली कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ये कई सारे रिसोर्सेज आप बता सकते हो। और ऐसी ये भी स्ट्रेटजी सेम है दोनों। गोल क्या है, टीचर का गोल क्या है, गोल इसका माध्यम इस भाषा को मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म यूज करके क्या गोल रहता है इसका, इसका गोल रहता है कि टू डिलीवर, इसका रहता है टू डिलीवर, कि ये डिलीवर कर पाए, टू डिलीवर द सब्जेक्ट कंटेंट्स, कि अपने जो सब्जेक्ट कंटेंट्स हैं उसको डिलीवर कर पाए, कंटेंट्स, ठीक है ना, इन टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज में इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से टू द किसकी ओर, टू द मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स की ओर, ठीक है ना, यूजिंग देयर नेटिव लैंग्वेजेस, उनकी नेटिव लैंग्वेज को यूज करके, उनकी नेटिव लैंग्वेजेस को यूज करके क्या कर सकता है वो, नेटिव लैंग्वेज को यूज करके अगर अपने सब्जेक्ट कंटेंट्स को पहुंचा दे, यही गोल होता है टीचर का। भाई एक बात सुनो मेरी बात, अगर मान लो तुम बिहारी होते, मैक्सिमम लोग बिहार की एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तो मैं उनकी बिहारी बोल करके उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है इस लैंग्वेज की तरफ, उनका नेटिव लैंग्वेज में सीखता, जिससे कि दे कुड ग्रेस्प मी इजिली, जिससे कि वो मुझे अच्छे से ग्रेस्प कर पाते। ठीक है ना, बात समझ में आई मेरी? ओके, बहुत बढ़िया से बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब आती है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स किस किस तरह की आती है, देखो अगर मान लो आप मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स में पढ़ा रहे हो, अलग अलग तरह के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमेशा हमेशा फायदे होंगे नुकसान नहीं होंगे, फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो अपन पहले तो प्रॉब्लम्स जो आती है उनको देखो। क्या होता है कि एक इंटरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। मान लो अगर इनके बीच में कोई टारगेट लैंग्वेज सेट ही नहीं है, मतलब इनको अगर ये टारगेट लैंग्वेज नहीं है सेट, टारगेट लैंग्वेज है ही नहीं, तो क्या करेंगे, क्या ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं ना। तो इफ दे डू नॉट हैव one target language, they will feel a lot of difficulty in interacting with each other, है ना। दोनों मतलब अलग अलग तरह की भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों के मध्य में जब तक टारगेट लैंग्वेज ना हो तब तक वो एक दूसरे के मध्य में संपर्क नहीं कर पाएंगे। मैं इसको हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप समझ जाएं। तो देखो, यदि बहुभाषियों के मध्य वार्तालाप हेतु एक कॉमन लैंग्वेज, एक सामान्य भाषा, एक साधारण भाषा, कॉमन लैंग्वेज, जिसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं के अभाव में संप्रेषण संबंधी इसको इंटरेक्शन में थे संप्रेषण या फिर इंटरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। इंटरेक्शन की प्रॉब्लम या समस्या प्रॉब्लम आती है। बोलो, बात समझ में आ गई पक्की? जैसे मान लो ये अलग अलग है, राइट। अगर एक टारगेट लैंग्वेज सेट नहीं किया जाए, ये जैसे ये महिला है और ये एक टारगेट लैंग्वेज सेट नहीं करेगी, तो बताओ ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इनको ये बंदा कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलती है, ये कुछ और बोलता है, तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे को? तो एक टारगेट लैंग्वेज को यूज किए बिना इंटरेक्शन नहीं होता। मल्टीलिंगुअल क्लास में टारगेट कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है। फिर देखो, ये कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये तो होनी है, क्योंकि देखो हर लैंग्वेज का जो सेटअप होता है, हर लैंग्वेज का जो वर्ड का मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। हर शब्द, जैसे वो किसी भाषा में कोई शब्द कोई मीनिंग देता है, तो अगर इसी शब्द को हम दूसरी भाषा में यूज कर देंगे तो वो अलग मीनिंग देगा, है ना। कई बार फिल्मों में देखने को मिलता है ना कि मैंने वो शब्द यूज कर दिया साउथ में तो वो गाली देने लग गए, ओ तूने ये ऐसे कैसे कर दिया, तूने ये शब्द, और जबकि हमारे वो शब्द काम आम बोलचाल में बोला जाता है। जैसे मैंने कहा अभी गुजराती में एक शब्द बोलते हैं गांडो छेके, हैं,
गांडो छे के। अब अपन मान लो गांडो छे तो मतलब गांडो छे, और जैसे मैंने कहा मोटा भाई, अब किसी से अगर मान लो कोई व्यक्ति मोटा है, उससे मोटा कह दिया तुम चिढ़ जाएगा, और गुजराती में मोटा भाई मतलब बड़ा भाई होता है, तो किसी शब्द का मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि मल्टीलिंगुअल स्पीकर जो है दूसरी लैंग्वेज को आसानी से समझ नहीं पाते, या दूसरे व्यक्ति की भाषा को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो ये है कि मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स को यदि टीएल का पूर्ण ज्ञान नहीं है, टीएल का पूर्ण ज्ञान नहीं है एवं टीएल के शब्दों का संबंध, टीएल के शब्दों का संबंध टीएल के शब्दों का संबंध अपनी नेटिव लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं करना आता तो कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। बोलो समझ में आ गया? पक्का आ गया ना दोस्त? मैंने हिंदी में इसलिए लिखी है क्योंकि तुम्हें इसे केवल सीखना है, इसके लिए कुछ रटना वटना नहीं है, ठीक है, इसको समझना है। अब देखो, एक आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। तो देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? स्ट्रक्चर मानी संरचना निर्माण जो समस्या है वो कैसे कैसे आती है वो समझना आप। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये क्लास आपकी 6:15 बजे डेली लगेगी, 6:15 बजे शाम को। बस इसको बस कनेक्ट रखो अपने आप को, ठीक है ना। अभी तो मैं ऐसी क्लासेस लगा रहा हूँ आप जिससे कि थोड़ा कोर्स आपका कवर अप हो सके, फिर अपन धीरे धीरे डेली अपन बेसिस पाएंगे, एमसीक्यू लेके आएंगे, जहाँ पर आप लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट रहेगा, आप जुड़ेंगे मुझसे, पूछेंगे सवाल, मैं भी आपसे पूछ सकूँगा। अभी केवल कंटेंट रिलेटेड बातें करेंगे जिससे कि आप तक पहुँच जाए सारी बातें। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? संरचना निर्माण जो समस्या संबंधी क्या है? तो देखो ये है कि यदि देखो हर भाषा का, आपको पता है हर भाषा की व्याकरण हर भाषा की व्याकरण एवं वाक्य संरचना एक जैसी होगी क्या? अलग अलग वाक्य संरचना अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जब मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा तो आपको 2-3 भाषाओं की उदाहरण दिखाऊंगा, अलग अलग होती है। तो अपनी भाषा, अपनी नेटिव लैंग्वेज में अधिक पकड़ टारगेट लैंग्वेज को या की संरचनाओं को सीखने में समस्याएं उत्पन्न करती है। लो भाई हो गया, ओके। अगली चीज देखिए क्या है कि अगला है कंटेंट डिलीवरी प्रॉब्लम। अगर मान लो कंटेंट की डिलीवरी की बात करूँ, ये टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये टीचर से संबंधित प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि एक टीचर है और टीचर मल्टीलिंगुअल स्पीकर नहीं है, टीचर मल्टीलिंगुअल स्पीकर MLS नहीं है, मल्टीलिंगुअल स्पीकर नहीं है, MLS बोले मल्टीलिंगुअल स्पीकर नहीं है टीचर, और वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को पढ़ा रहा है, MLC को पढ़ा रहा है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को पढ़ा रहा है, अलग अलग प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को पढ़ा रहा है। तो वो बताओ क्या अपने कंटेंट को अच्छे से डिलीवर कर पाएगा? नहीं। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो टारगेट लैंग्वेज में बच्चों को समझ में नहीं आती, तो उसको उनको मदर टंग में समझाना पड़ेगा। अब वो मदर टंग में समझा ही नहीं सकता, ही डजंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट द मदर टंग ऑफ द स्पीकर्स और द लर्नर्स, तो कैसे करेगा वो? तो उसको कंटेंट डिलीवरी प्रॉब्लम आएगी। तो देखो यदि टीचर को लर्नर की नेटिव लैंग्वेज का ज्ञान ना हो, NL का ज्ञान ना हो, तो क्या होगा बेटा? ज्ञान ना हो तो टारगेट लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट कंटेंट डिलीवर करने में समस्या आ सकती है। कंटेंट डिलीवर
करने में समस्या आ सकती है, आ सकती है। अब कहते हैं साहब मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। बस अंतिम 5-7 मिनट की चीज़ें और हैं, अपन देखेंगे कि सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फ़ायदे एक तो है संज्ञानात्मक फ़ायदा। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव बेनिफिट होता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक फ़ायदे। संज्ञानात्मक लाभ, संज्ञानात्मक लाभ का मतलब होता है कि आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है। तो थिंकिंग पावर डेवलप होती है, थिंकिंग पावर। और इसके अलावा नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, एक थिंकिंग पावर आ जाती है। और कॉग्निटिव विकास का मतलब होता है आपके पास है ना क्रिटिकल पावर आ जाती है, थिंकिंग पावर आ जाती है और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपके अंदर आ जाती है। तो आप कहेंगे कि नॉलेज ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, हमें विविध कल्चर्स या विविध संस्कृतियों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलो संप्रेषण कौशल में सुधार होता है कि नहीं होता। अगर हम अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं तो संप्रेषण कौशल सुधरता है कि नहीं सुधरता, यस और नो, सुधरता है। तो अपन का एक फायदा तो ये हो गया कि हमारा संप्रेषण कौशल सुधर जाता है। अगली चीज सांस्कृतिक समझ हमें आ जाती है, तो दूसरी संस्कृतियों का ज्ञान हो जाता है हमें। ये ऊपर भी कर लिया हमने बात, तो दूसरी संस्कृतियों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि अन्य संस्कृतियों का ज्ञान, अन्य संस्कृति और सभ्यताओं का ज्ञान, सभ्यताओं का ज्ञान, अन्य संस्कृति और सभ्यताओं का ज्ञान, ठीक है ना। ये हो गया साहब। अब इसके बाद अपन बात करेंगे तो एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि प्राथमिक जो उपलब्धियां हैं वो कैसे होती है, एकेडमिक अचीवमेंट्स का संबंध कैसे है। जैसे देखो कि आपको पता है कि जो हमारी जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग बेस्ड है रिजल्ट पर। लर्निंग इज बेस्ड ऑन रिजल्ट। लर्निंग हमारी किस पर आधारित है, परिणामों पर। और रिजल्ट हमारे किससे आते हैं, मार्क्स से। तो रिजल्ट्स जो है मार्क्स से आधारित है, मार्क्स अंकों पर आधारित है। और ये जो रिजल्ट्स और मार्क्स हैं वो क्या है, लर्निंग आपके जो दिखाते हैं वो आपके अचीवमेंट्स को दिखाते हैं। तो अगर मान लो आपको विविध भाषाओं का ज्ञान है तो हम अलग अलग प्रकार के अचीवमेंट, जैसे हर जगह पर हर तरह के, जैसे देखो कई जगहों पर अपन के इंडिया में क्या माना जाता है 95% ऊपर होनी चाहिए। उधर लर्निंग का क्या आधार होता है, सबके मूल्यांकन अलग अलग होते हैं, सबके पैमाने अलग अलग होते हैं, परिमाप अलग अलग होते हैं नापने के। तो कहने का मतलब अकेडमिक जो उपलब्धियां हैं, हमारी प्राथमिक उपलब्धियां हैं, उनका भी हमें प्रॉपरली ज्ञान हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि चाइनीज़ में फिजिकल एजुकेशन दी जाती है, शारीरिक शिक्षा दी जाती है, हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेशन है ही नहीं। तो हमें अकेडमिक जो लर्निंग है वो हो जाती है, मतलब वहाँ का जो प्राथमिक लेवल है वो हमें हर भाषा का ज्ञान होने पर उनके प्राथमिक लेवल का भी पता लग जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने में सुविधा आती है। अगर मान लो कि मल्टीलिंगुअल जो लर्नर है, मल्टीलिंगुअल लर्नर अगर मैं मेरे पास हैं तो मुझे उनकी भाषा में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। और लिसनिंग स्किल भी मेरा बढ़ेगा, वो अपन ने पहली बात कर ली थी। इसके अलावा देखो डिसएडवांटेज क्या 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 है, ठीक है ना। अब देखो डिसएडवांटेज मानी नुकसान, नुकसान क्या क्या है। ऊपर तो अपन ने पहले बात कर ली थी कि प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन वो प्रोफिशिएंसी मेंटेन रहे इसकी कोई जिम्मेदारी है नहीं। कई बार क्या होता है, कोड मिक्सिंग करते 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 हम अपनी लैंग्वेज का अस्तित्व खोने बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है अपनी खुद की भाषा का, अपनी खुद की भाषा के अस्तित्व को खोने का भय हो जाता है। भाषा का अस्तित्व खोने का भय लगने लगता है कि नहीं लगता। मान लो आप है ना, जब दूसरे की भाषा को बार बार यूज करोगे तो अपनी भाषा का अस्तित्व थोड़ा थोड़ा खोने लग जाते हो। मैं अगर मान लो इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे हिंदी का थोड़ा डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हिंदी को बोलना कम शुरू कर दूँ, हिंदी को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाऊँ। सर आवाज़ तो आ रही है ना, हिंदी को मैं अवॉइड करने लग जाऊँ, या फिर और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको मतलब मुझे थोड़ा ऐसा डर सा लगेगा दूसरे की भाषा को यूज़ करते करते। स्विचिंग और मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या होता है, स्विच मानी होता है भाषा बदलना, मिक्सिंग यानी मिलाना।
जैसे कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस है, मैंने पूरा सेंटेंस किस में बोला, हिंदी में, राइट ना, और उसमें एक दो वर्ड मैंने अंग्रेजी के यूज कर लिए, लेकिन जिस जगह पर मैंने अंग्रेजी के वर्ड यूज किए, मान लो मुझे एडजेक्टिव यूज करना था, लेकिन मैंने इंग्लिश वर्ड नाउन फॉर्मेट में यूज कर लिया, ठीक है ना। और जब अगर मान लो ये मुझे एडवर्ब यूज करना था और मैंने उसको प्रोनाउन फॉर्मेट में यूज कर लिया या कोई और फॉर्मेट में यूज कर लिया, तो कॉर्ड मिक्सिंग और स्विचिंग को लेकर के बहुत समस्या रहती है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरा जो कॉन्वर्सेशन है वो तुमसे प्रॉपरली हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं दो लैंग्वेजेस को यूज करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं अगर मैंने बोला कि दो लैंग्वेजेस को यूज करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं यूज की जगह यूजिंग बोल दूं कि दो लैंग्वेजेस को यूजिंग करके पढ़ा रहा हूं, तो मेरा गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इंग्लिश को ज़्यादा मेरे सेंटेंस में पुट करूंगा, पुट मतलब रखूंगा, तो अब मैं अभी मैं बोल सकता था कि इंग्लिश को मैं अपने सेंटेंसेज में पुटिंग करूंगा तो गड़बड़ हो जाता, तो पुट करना ही बोलना पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं टोटल दूसरी भाषाओं पर इन्वॉल्व हो जाता हूँ, दूसरी भाषाओं को मैं अपनी लैंग्वेज में यूज करने लग जाता हूँ, तो स्विचिंग और मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी, मैं ना आगे थॉट नहीं ले पाऊंगा, तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसा सोचते हैं कौन? जो नुकसान बताने वाले लोग हैं। जैसे मान लो कि मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोल देता हूँ, एक वाक्य मैंने हिंदी में बोल देता हूँ, फिर मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ कि मैं आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू, यार थोड़ा सा शांत रहो, तो कई लेवल ठीक नहीं लगा। जो अपन इंग्लिश में बोलते, देखो मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्लीज़ शांत रहो, तो प्लीज़ मैंने बोला, इंग्लिश वर्ड तो मैंने बोल ही दिया, तो कहीं ना कहीं स्विचिंग और मिक्सिंग में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। बैलेंसिंग लैंग्वेज एंड एकेडमिक डिमांड्स, जो एकेडमिक डिमांड्स होती हैं, जो बच्चों को सिखाने के लिए जिस तरह की लैंग्वेज डिमांड हमें चाहिए होती है, जिस तरह की फॉर्मल हमें लैंग्वेज का यूज चाहिए, और जो बैलेंस करनी होती है नॉर्मल इनफॉर्मल तरीके में, तो यानी कि नेचुरल और फॉर्मल सेटिंग में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, उन लैंग्वेजेस की बैलेंस करने में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। आगे देखो, लैंग्वेज बैरियर्स, भाषाओं में बाधाएं होती हैं, अलग अलग भाषाओं के जो एक्सेंट लहजा है वो अलग अलग होता है, एक्सेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है इसमें, प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, भाई हर भाषा का प्लेसमेंट अलग होता है, बोलने के लिए प्लेसमेंट अलग होता है, साउंड अलग होते हैं। मैंने कहा कि भाई अंग्रेजी में ना ख साउंड है ही नहीं, तो बोलना पड़ेगा जैसे हमारे बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला खान, तो हम बोलना पड़ेगा कान, कान कहाँ है, ठीक है ना, ऐसे। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट्स, मतलब स्कूल में भी जो संगठन समस्याएं आती हैं वो आती है। तो अपन को ये दोनों पॉइंट्स अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, आपने यहाँ तक कर लिए। लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं, प्रोफिशिएंसी आती है, प्रोफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, बैलेंस नहीं कर पाते हम चीज़ों में, हम अपने मातृभाषा का कहीं अस्तित्व ना खो बैठे, ये डर लगा रहता है हमको। तो ऐसी कई सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है दोस्त। मल्टीलिंग्वलिज्म को हमने प्रॉपरली पूरा किया है। इसके क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर भी करेंगे, नए भी करेंगे, एक्सपेक्टेड भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों इस क्लास को इतना शेयर करोगे, वैसे करो ना करो, लेकिन आप पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, मत करो शेयर, कोई दिक्कत नहीं, लाइक भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो चैनल को, लेकिन आप बस इसको पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। और रीट में अच्छे मार्क्स ला के दिखाओ, मुझे ज़रूर बताना कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। और अगर ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आया, इस टॉपिक से आया, तो आपका सही हुआ कि गलत, ये भी मुझे जानकारी देंगे। दोस्तों आज के लिए मैं आप लोगों से इतने पर ही लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा आप लोगों से कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय। और सॉरी मैं आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, देख लो क्लास 1 घंटे से ऊपर हो गई, और अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करता तो शायद क्लास और भी ज़्यादा लंबे समय की हो जाती, फिर आपका ही टाइम ख़राब होता। तो आप बस मेंटेन करें, बनाए रखें। और दोस्तों सभी लोग जो भी हैं आप, बिल्कुल आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।